साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं क्या कुछ नया हो रहा है कृषि क्षेत्र में, और लगातार दो विषय लेकर हम हाजिर होते हैं। आज भी दो महत्वपूर्ण विषय लेकर हाजिर हुए हैं। आज के विषय क्या रहेंगे, आइए सबसे पहले इस पर हम नजर डालते हैं। आज बात करेंगे जैविक खेती की, और इसके साथ ही आपको जानकारी दी जाएगी संरक्षित खेती के बारे में भी। विषय आपने जान लिए। इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर हैं, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर हैं 1800-11-3060, साथ ही 1800-11-3061। इसके साथ ही ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपना सवाल जो है ईमेल पर आप हमें भेज सकते हैं। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इस पर भी आप अपना सवाल हमें भेजें, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए तो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं। उनका परिचय आपसे हम करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एस एल मीणा जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग में, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर कपिल देव जी। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं उद्यानिकी विभाग में, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर कपिल। धन्यवाद। तो जैसा हमने आपको बताया कि आज हम पहले बात करेंगे जैविक खेती को लेकर। लगातार अगर देखा जाए एक प्राचीनतम विधियों में से एक मानी जाती है जैविक विधि भी, लेकिन आज के समय में किस तरीके से जो सरकार के प्रयास हैं वो फलीभूत होते नजर आ रहे हैं, और इसमें कैसे एक जो किसान है वो जुड़ सकता है। सबसे पहले यहाँ डॉक्टर बीना जानना चाहेंगे आपसे, अगर आज के समय में हम जैविक खेती की बात करते हैं, एक समय था जब किसानों को लगता था कि ये मुश्किल है बहुत, लेकिन आज के समय में किसान खुद शायद आगे बढ़ रहे हैं इस तरफ। बिल्कुल, देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है आज किसानों के बीच में बहुत पॉपुलर है, और जैविक खेती कोई नई चीज़ नहीं है। एक्चुअली हमारे जो फोर फादर्स हैं वो पहले से भी कृषि जैविक तरीके से करते आए हुए हैं, लेकिन बीच में जब हमारे जो हरित क्रांति का जो टाइम आया था उस समय हमारे पास डिफरेंट तरह के रासायनिक पदार्थ आए थे। उसमें हमारे फर्टिलाइजर्स भी हैं, पेस्टिसाइड्स भी हैं, और इंसेक्टिसाइड भी, जो भी केमिकल्स हैं, और अच्छी अच्छी प्रजातियाँ, अच्छी अच्छी किस्में आई हैं बीच में, जो कि बहुत ही हाईली रेस्पॉन्सिव थी इनपुट्स के लिए जी। तो ज़्यादा मात्रा में केमिकल दिया तो उन्होंने यील्ड भी बहुत ज़्यादा दी। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ हद तक देख रहे हैं कि केमिकल्स का जो कुप्रभाव हमारे इन्वायरमेंट में देखने को मिला है, उसमें हमारा जो ज़मीन का जो स्वास्थ्य है वो भी बिगड़ता नज़र आ रहा था जी। और पानी की जो क्वालिटी है वो भी बिल्कुल अच्छी नहीं है, और हमारे जो ह्यूमन बीइंग की जो स्वास्थ्य है उस पर भी इसका कुप्रभाव पड़ा है, और हमारा जो पशुधन है उस पर भी इसका अच्छा असर नहीं पड़ा है जी। तो इस बीच में देखा कि कुछ एक ऑप्शन हो सकता है कि हम लोग वापस परंपरागत जो कृषि की पद्धतियाँ हैं उनमें से जैविक खेती एक उनकी पद्धति है, तो उसको हमने ध्यान में रख कर के एक्सपेरिमेंट किए थे। तो उसमें पाया कि ये मतलब काफ़ी हद तक ये इको फ्रेंडली है, और बिल्कुल हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके प्रति इको फ्रेंडली है। देखिए कितने अच्छे लाभ जो हैं इसके ज़रिए मिल सकते हैं। ना सिर्फ मृदा की बात की जाए, उसके स्वास्थ्य की बात करें, या हम अपने स्वास्थ्य की बात करें, पर्यावरण के स्वास्थ्य की बात की जाए, तो सब तरीके से देखें जैविक खेती काफ़ी लाभकारी है, और इससे कैसे हम जुड़ सकते हैं ये सारी जानकारी आपको विस्तार से हम देंगे आगे। लेकिन पहले आइए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। जैविक खेती में कम से कम रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे लागत भी कम आए, उत्पादन अच्छा मिले और मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहे। इतने फायदों के कारण ही जैविक खेती अब समय की मांग बन चुकी है। हम सभी रसायनों के अत्यधिक इस्तेमाल और खेती में मिल रहे परिणामों को अच्छे से जान चुके हैं। यही कारण है कि ज्यादातर किसान अब ऐसे उपाय अपना रहे हैं जिससे बीज का रास्ता निकाला जा सके।
इस पहल में वेस्ट डिकम्पोजर के उपयोग से अपशिष्ट पदार्थों का सही तरीके से निपटान करना भी संभव हो पाया है। फसल के संपूर्ण विकास के लिए करीब 18 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ये पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। पहले के समय में ये सभी पोषक तत्व मिट्टी में पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे कई कारकों के कारण मृदा में इनकी कमी आने लगी और बेहतर पैदावार के लिए बाहर से इनकी भरपाई की जाने लगी। वेस्ट डिकम्पोजर से इनकी पूर्ति आसानी से की जा सकती है। फसल को पर्याप्त मात्रा में ये पोषक तत्व मिले, इसके लिए किसान को बाजार का रुख करने की जरूरत नहीं, बल्कि घर में रखी सामग्री से ही ऐसा घोल बनाया जा सकता है जो फसल को सेहतमंद बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। जिसके लिए करीब 3 तरह की दाल 2-2 किलो लेकर पीस ले। ऑयल सीड भी 2-2 किलो लेकर पीस ले। 10 दिन पुराना वेस्ट डिकम्पोजर घोल ले। 2 किलो गेरू, लोहे की कीले, तांबे का तार सबको एक साथ कर ले। इस घोल को 10 दिन तक रखें और घोल का 10% का छिड़काव फसल में करें। इससे शानदार परिणाम मिलेंगे। तो जाना आपने जैविक खेती किस तरीके से हम कर सकते हैं और इसके लिए बाकायदा सरकार द्वारा एक योजना भी चलाई जा रही है और इससे जुड़कर किस तरीके से आपको भी लाभ मिल सकता है, ये आके आपको बताएंगे। अब आइए रुक कर लेते हैं, डॉक्टर कपिल का भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कपिल, जानना चाहेंगे आपसे, लगातार हम देखते हैं कि जब कृषि क्षेत्र में कुछ ना कुछ चुनौतियाँ हमारे किसानों के सामने रहती हैं, लेकिन संरक्षित खेती को ना सिर्फ मुनाफे के लिए बल्कि हम कह सकते हैं एक सुरक्षा कवच के रूप में भी देखा जाता है। आज के समय में क्या स्थिति हमारे देश में और कैसे लगातार ये भी एक लोकप्रिय पद्धति के रूप में हमारे किसान अपना रहे हैं? इसमें ऐसा है, जहां संरक्षित खेती की बात आती है, आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यकता है वो है खाद्यान्न। खाद्यान्न में भी अनाज के मामले में आज आत्मनिर्भर है, लेकिन फल और सब्जी की जहां पर बात आएगी वहां पर आज हालांकि विश्व में दूसरे स्थान पर आता है भारत देश, लेकिन इतनी जो जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है और जमीन का जो उपयोग है वो खेती के अलावा दूसरी चीजों में बढ़ता जा रहा है, चाहे वो हाईवेज बन रही हैं या जो शहरों का एक्सपांशन हो रहा है उनमें जमीन ज्यादा उपयोग में की जा रही है। तो अगर इसी तरीके से खेती वाली जमीन दिनों दिन कम होती रहेगी तो बहुत मजबूर होके इस चीज को अपनाना पड़ेगा। आज अपने पास थोड़ा सा एक कंफर्ट जोन है कि अपने पास चॉइस है कि पॉली हाउस में खेती करें या नहीं करें, लेकिन जिस हिसाब से ये परिदृश्य बदल रहा है, हो सकता है आने वाले कुछ दशकों बाद पॉली हाउस में खेती करना एक बाध्यता हो जाएगी, क्योंकि पॉली हाउस ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें कम से कम जमीन में कम से कम जो इनपुट है उनमें अधिक से अधिक उत्पादन लिया जा सकता है, यानी कम लागत में अधिक मुनाफा जो है वो संरक्षित खेती के जरिए हम ले सकते हैं। इस बारे में और भी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन पहले आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। मौजूदा समय में फसलों को सुरक्षित वातावरण देने के लिए संरक्षित खेती का बढ़िया सहारा लिया जा रहा है। इस तकनीक में फसलों को पॉली हाउस या नेट हाउस के अंदर उगाया जाता है, जिसमें मौसमी सब्जियों के साथ साथ बेमौसम की सब्जियां, फल उगाकर लाभ लिया जा सकता है। इस तकनीक में पॉलिथीन का इस्तेमाल करते हैं। ढांचे के ऊपर पारदर्शी पॉलिथीन लगाई जाती है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों के प्रति प्रतिरोधी होती है, जिसमें तापमान को आंशिक रूप से नियंत्रित कर तैयार किया जाता है। पॉली हाउस में एक वर्ष में 3 से 4 फसलें ले सकते हैं। संरक्षित वातावरण में रोग और कीट लगने की आशंका भी कम होती है। साथ ही विपरीत मौसम जैसे पाला, कोहरा, ओला, बारिश, ठंडी या गर्म हवाओं से फसलों का बचाव किया जा सकता है। हालांकि इस तरह की खेती में खर्च होने वाली शुरुआती पूंजी थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से 95% तक का अनुदान भी मिलता है। हालांकि एक बार उत्पादन शुरू हो जाए तो अच्छी आय भी मिलने लगती है। संरक्षित खेती से मिलने वाली उपज की गुणवत्ता अच्छी होती है। पॉली हाउस में उगने वाली सब्जियों व फलों का आकार लगभग एक समान होता है। इसी वजह से बाजार में इसका दाम भी अच्छा मिलता है। संरक्षित खेती से साल भर भरपूर पैदावार ली जा सकती है। इस विधि से 5 से 10 गुना ज्यादा सब्जियों व फलों की पैदावार ली जा सकती है।
क्योंकि फसल में रोग व कीट लगभग नहीं लगते। तो जाना आपने किस तरीके से संरक्षित खेती जो है उसका फ़ायदा अब हमारे जो किसान हैं ले पा रहे हैं। बेमौसमी सब्जियों की बात करें या अलग अलग जो कीटों का प्रकोप फसलों में होता है तो कैसे उससे आप अपनी फसल को एक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं संरक्षित खेती के ज़रिए। फिलहाल दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला हमारे साथ शुरू हो चुका है। एक दर्शक हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं, कुलदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं फ़ोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका कुलदीप जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो हेलो, बोलिए सर। जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना कुलदीप जी। सर मेरा सवाल ये था कि मैं ईमा भरा था 2022 में जी मक्का और मूंग, जी तो वो पाक हुआ कि नहीं सर, ये पता नहीं चला। कुलदीप जी, आज हमारे जो विषय हैं वो जैविक खेती और संरक्षित खेती है। आप जानकारी लेना चाह रहे हैं फसल बीमा योजना के बारे में, तो उसके लिए आपको हम जानकारी देंगे कि जो पोर्टल है PMFBI का, वहाँ पे जाके आप ये जानकारी ले सकते हैं। और आने वाले समय में इस विषय पर भी लगातार हेलो किसान के ज़रिए आपको हम जानकारी भी देते रहते हैं और आगे भी इस विषय को हम शामिल करेंगे अपने अलग अलग जो हमारे अंक रहते हैं हेलो किसान के उसमें। लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से अगर देखा जाए यहाँ डॉक्टर मीना कि हमारे जो किसान हैं वो अब काफ़ी जागरूक हो रहे हैं। फिर चाहे जैविक खेती की हम बात करें, संरक्षित खेती की बात करें, या जैसे अभी दर्शक हमारे साथ जुड़े फसल का बीमा उन्होंने कराया था। लेकिन अगर खासतौर से देखा जाए जैविक खेती को लेकर कहीं ना कहीं एक शंका किसान को ये रहती है कि जो उनका उत्पाद है उसको बेहतर बाजार कैसे मिल सकता है। उत्पाद तो वो तैयार कर लेते हैं लेकिन बेहतर बाजार के लिए क्या विकल्प हमारे पास? बिल्कुल, थोड़ा इसमें समस्या आती है कई बार, क्योंकि अभी ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसमें काफ़ी हद तक किसान भाई पैदा कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रॉपर मार्केट की थोड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन अभी किसान भाई क्या है कि बहुत ज़्यादा ग्रुप में भी मतलब फार्मिंग कर रहे हैं जी, और काफ़ी किसान जागरूक हैं। कुछ पढ़े लिखे किसान भाई आगे आ रहे हैं और मार्केट भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, ऐसी बात नहीं है जी। और लेकिन खास बात यह है कि इसमें मुकुल जी 3-4 चीज़ें ध्यान रखने की बात यह है कि एक तो हमारा जो इसमें क्या 4 पिलर होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के। एक तो होता है जैसे स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स होते हैं, फिर बाद में सर्टिफिकेशन होता है, उसके बाद जो टेक्नोलॉजी पैकेजेस हैं, और आपका जो ये इनका जो प्रश्न जो आप बता रहे हैं वो है हमारा फोर्थ यानी कि मार्केट नेटवर्क जी। तो वैसे तो काफ़ी किसान जो ग्रुप हैं वो बिल्कुल जुड़े हुए हैं, काफ़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं या होटल ग्रुप्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं, तो वो डायरेक्ट सप्लाई भी करते हैं। और काफ़ी किसान भाई जैसे संरक्षित खेती भी करते हैं, उसमें वो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं, तो उनका उत्पाद सीधा वो बिल्कुल कंज्यूमर यानी कि होटल्स के यहाँ या इंडस्ट्री के यहाँ चला जाता है, जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वहाँ जाता है। लेकिन ये सही बात है कि जो ओवरऑल मार्केट जो किसानों को बहुत जल्दी मिलना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी उसकी बढ़नी चाहिए, वो उस लेवल पे उस स्पीड में अभी नहीं हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में बिल्कुल आपको हर शहर में, हर टाउन में आपको ये मार्केट बिल्कुल मिलेगा और आप अपना जो स्टैंडर्ड यानी ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है उसको आप बेच सकते हैं। जी, और इस बीच डॉक्टर मीना एक ईमेल के जरिए हमारे पास सवाल आया है श्याम शर्मा जी का, चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। ये जानना चाह रहे हैं कि जैविक खेती में फसलों में कीटनाशक कैसे हम तैयार कर सकते हैं। मिर्च में मरोड़िया रोग आता है, उसके लिए क्या विकल्प है, जैविक विकल्प, और साथ ही पपीते और गन्ने की जैविक खेती कैसे कर सकते हैं? हाँ, इसमें देखो 2 प्रश्न हैं, क्योंकि आपको पता है कि जैविक खेती में हम लोग कोई भी रसायन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अभी तक किसान भाई बहुत ज़्यादा मात्रा में रासायनिक खाद है या मतलब आपका जो फफूंदीनाशक है या खरपतवारनाशी है या कीटनाशी है, उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में करने लगा था। लेकिन जब हम जैविक खेती करेंगे तो उसमें हमको ओनली जैविक के तरीके से ही उसका इस्तेमाल हम करेंगे, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि हमारा जो इनपुट होगा वो बिल्कुल रसायन नहीं होगा। तो अगर बात करते हैं हम लोग हानिकारक कीटों के नियंत्रण की, तो उसमें हमारे पास काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जो कि बिना रासायनिक इस्तेमाल से बनाए हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ कि जैसे नीम कर्नल एक्सट्रैक्ट है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नीम कर्नल एक्सट्रैक्ट जो होता है इसका 5% घोल बना सकते हैं, यानी कि नीम का जो कर्नल होता है उसमें पाउडर जो निकलता है उसको आप 5% के हिसाब से आप घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि नीम ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं हानिकारक कीटों को मारने के लिए जी। तो उसकी जो मात्रा होती है वो लगभग 1% होती है, यानी कि 1% ऑयल नीम ऑयल होता है, उसमें पानी में डालेंगे और घोल बनाएंगे। उसके बाद जो भी हानिकारक कीट है वहाँ पर उसका स्प्रे करेंगे तो हानिकारक कीट काफ़ी हद तक वो कंट्रोल में आ जाते हैं। और साथ साथ दूसरा क्या है कि मैं बता दूं जो शस्य क्रिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि हम गर्मियों में हम जुताई करेंगे, गहरी जुताई करेंगे, तो हमारे जो फील्ड है उसमें जो हानिकारक कीटों के जो अंडे होते हैं वो बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। और जो
क्रॉप रोटेशन का जो मैं कह रहा हूँ, फसल चक्र का जो अपनाना है वो बहुत ज़रूरी है जी। तो हमेशा किसान भाइयों को क्या है कि लगातार एक खेत में बार बार एक ही फसल को ना करके उसमें बदलाव करना चाहिए, जिससे क्या है कि जो हानिकारक कीट है आपके वो नहीं लगेंगे। फसल चक्र अपनाना यानी ये देखिए कितना ज़रूरी हो जाता है और उसके साथ साथ आपकी लागत भी बचती है। साथ ही आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर कपिल का भी। यहाँ डॉक्टर कपिल जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, जैसे हम बात करें कि जो फसल में अलग अलग तरह के कीटों का प्रकोप हो जाता है, लेकिन संरक्षित खेती की अगर बात की जाए तो वहाँ पे एक तरह का बचाव हमारे जो मुख्य फसल है उसको भी होता है। किस तरीके से लाभकारी हो सकता है? और सबसे पहले अगर कोई किसान संरक्षित खेती करना चाहता है या पॉली हाउस लगाना चाहता है तो उसके लिए क्या उनको तैयारी करनी होगी? इसमें जो संरक्षित खेती में है, तो पहले तो अगर बनाना है पॉली हाउस तो सरकारी जो योजना है उनके बारे में मैं किसान भाइयों को जानकारी देना चाहता हूँ। जी। स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के जरिए 50 से लेकर 75% तक अनुदान किसानों को देती है और एक किसान 2 एकड़ तक के पॉली हाउस उस सब्सिडी में लगा सकता है। छोटे किसान हैं तो उनको 75% सब्सिडी मिलती है और सामान्य वर्ग के और बड़े किसान हैं उनको लगभग 50% तक सब्सिडी उसमें मिलती है। तो ये इसके लिए आवेदन करना है और उसमें महीने या 2 महीने का समय लग सकता है। उससे पहले किसान भाई को ये जरूर ध्यान रखना है कि जहां पर वो पॉली हाउस बनाना चाह रहा है वहां पर जो कुआं है या ट्यूबवेल है उसके पानी की गुणवत्ता कैसी है, क्योंकि पॉली हाउस की जो खेती है वो उसके लिए पानी का बहुत अच्छा होना जरूरी है। वो अगर खारा पानी है तो उसमें पॉली हाउस सक्सेस नहीं होगा, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। और दूसरी जानकारी ये किसान भाइयों को मैं देना चाहूंगा कि जिस खेत में वो पॉली हाउस बना रहा है उसकी मृदा की जांच जरूर करें। अगर वो उपसर मृदा है या लवणीय मृदा है तो उसमें खेती नहीं हो पाएगी। खुले खेत में भले गेहूं और मक्की बहुत बढ़िया हो रही है, सब्जियां बढ़िया हो रही है, लेकिन संरक्षित खेती में पॉली हाउस जहां बना के खेती कर रहा है वहां पर मृदा की और जल की गुणवत्ता बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। जी डॉक्टर कपिल, एक सवाल हमारे पास आया है ईमेल के जरिए आशुतोष शुक्ला जी का, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। आशुतोष जानना चाह रहे हैं कि कैसे पॉली हाउस में खेती करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले से ही खीरा और टमाटर की ये खेती कर रहे हैं शायद पॉली हाउस लगा के, लेकिन उसके जरिए अच्छा लाभ नहीं मिल पा रहा, अच्छा उत्पादन नहीं हो रहा, तो क्या इनको करना सही रहेगा? इसमें जो खीरा की जो खेती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है किस्मों का चयन। अब उसमें जो किस्म जो है पार्थेनोकार्पिक जो वैरायटीज कुकुम्बर की लगा रहे हैं, बहुत सारे वर्ग हैं, कुछ गर्मी के मौसम की होती है, कुछ सर्दी के मौसम की किस्में होती है, तो उनका सही चयन करना है। साथ ही संरक्षित खेती में जहाँ कीट और बीमारी की बात करते हैं, मानते हैं सैद्धांतिक रूप से, थ्योरेटिकल रूप से उसमें कोई कीट या बीमारी नहीं आता है, लेकिन प्रायोगिक रूप से अगर देखा जाए तो उसमें भी कीट और बीमारी आ सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा किसान भाई उसका प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं करता है, ध्यान नहीं देता है, उसका दरवाजा खुला छोड़ना यानी सावधानी नहीं बरतेंगे तो दिक्कत हो सकती है यहाँ पे। बिल्कुल, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। और जहां पर कुकम्बर की या टमाटर की खेती कर रहे हैं तो शुरुआत में जब उसमें कोई बीमारी या कीट नहीं है तभी उसमें ट्राइकोडर्मा से लेकर कोई भी अगर रासायनिक पदार्थ भी हैं अगर उसमें करना है तो उनका उपयोग करना है। अगर एक बार उसमें कोई कीट और बीमारी आ गई तो उसका नियंत्रण बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और चलिए बिल्कुल इन बातों का ख्याल हमारे जो किसान हैं उनको ज़रूर रखना होगा कि पॉली हाउस अगर आप लगा रहे हैं तो वहाँ पे आवागमन किस तरह का आपको रखना चाहिए, तापमान का नियंत्रण कैसे आपको रखना होगा, ये तमाम ऐसी मुख्य बातें हैं जिसके ज़रिए आपका जो उत्पादन है उस पर बेहतर ढंग से तमाम सावधानियों को अपनाएंगे, अच्छा प्रबंधन रखेंगे तो अच्छा उत्पादन आपको यहाँ पे मिल सकेगा। आगे भी आपको हम जानकारी देंगे जैविक खेती और संरक्षित खेती के बारे में। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं।
केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं जैविक खेती और संरक्षित खेती के बारे में, और इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, टोल फ्री हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, और साथ ही हमारी ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com, इस पर आप हमें सवाल लिख के भेज सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो धर्मेंद्र जी, आवाज़ मिल रही है आपको हमारी? हाँ जी, आ रही है जी। स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? जी। जैविक खेती आप करना चाहते हैं? हाँ जी, जैविक खेती आप करना चाह रहे हैं? हाँ जी, उसमें कुछ नहीं, बहुत लोगों ने कहा मैं बहुत कट जी। लगातार जी। कोई और अन्य फसल जो आप इसके जरिए लेना चाहते हो? हाँ जी धर्मेंद्र जी, कोई फसल आप जिसके बारे में जानना चाह रहे हो, जैविक रूप से इसको लेना चाहते हो? हाँ जी। अच्छा, का जो सवाल है वो यही कि जैविक खेती की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन जानकारी कैसे मिल सकती है, और क्या यहाँ भी डॉक्टर मीना एक प्रशिक्षण की आवश्यकता रहती है किसान को? जी देखिए, अगर किसान भाई जैविक खेती करना चाहते हैं तो उनको ज़रूरी है कि पहले वो जैविक जो स्टैंडर्ड होते हैं, यानी ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके बारे में उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है दूसरा स्टेप, सर्टिफिकेशन। उसके लिए भी किसान भाइयों को हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एपिडा एक एजेंसी है, उसमें नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है, वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है, और वो इस तरह के जो सर्टिफिकेट है वो करता है। एक दूसरा होता है पीजीएस जी, पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम होती है। उसमें हमारे जो एनसीओ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारा इंस्टीट्यूट है गाजियाबाद में, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग जी, वो पीजीएस करवाते हैं और वो प्रशिक्षण देते हैं, और वो किसान भाइयों के यहाँ पे जाएंगे, खेत में जाएंगे, और उनको जो भी समय समय पर उनका जो भी गाइडलाइंस होगी वो देंगे, और उनको सर्टिफिकेट भी वो देते हैं जी। लेकिन जो मैं बात करता हूँ नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की, ये बिल्कुल एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि हम देश में रहना चाहते हैं तो आपको ये NPOP का सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी होता है जी। और इसके हमारे देश में करीब 28 ऐसे बॉडीज़ हैं जो एक्रेडिटेड हैं जी, यानी कि उसमें प्रमाणीकरण के लिए उसमें 10 तो हमारी पब्लिक सेक्टर में है और कम से कम 18 से 20 ये प्राइवेट सेक्टर में है जी। तो इस तरह से किसान भाई शुरुआत करेंगे। तो लेकिन पहली बात तो ये है कि आप जब खेती करना शुरू करेंगे जैविक, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको 3 साल तक खेत में कोई रसायन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी रसायन का इस्तेमाल किया होगा तो उसको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है। ये तो यानी पहला पड़ाव जो इसका वो यही कि 3 साल तक देखिए आपको बिना रसायन की खेती करनी है। एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ने का सवाल लेते हैं जल्दी से। नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका नंदस्वरूप जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हाँ नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जिस हिसाब से बढ़ती है हमारी आबादी, पानी की बर्बादी है, घटता हुआ जल, बढ़ता हुआ प्रदूषण है, ऐसी दशा में जो हमारी जैविक खेती है वो हमारे लिए कितने फायदेमंद रहेगी, जो हमारी संरक्षित खेती है तो पाली हाउस में ये रोग और कीट से कितना हमारा सुरक्षित रहेगी? चलिए, बिल्कुल चुनौतियाँ जो हैं कृषि क्षेत्र में हम सबके सामने, उनका इन्होंने जिक्र किया, और ऐसे में कितना लाभ जैविक खेती के जरिए मिल सकता है डॉक्टर मीना? बिल्कुल, देखिए जैविक खेती का लाभ बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक कहते हैं ना कि कहावत है कि जितने फ्लेवर्स हमारे सॉइल में होंगे उतना ही उसका जो प्रोडक्ट होगा उसमें उतने फ्लेवर होंगे। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, अगर हम लोग ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट का यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा उसमें फ्लेवर ज़्यादा होंगे। क्योंकि केमिकल से एक्चुअली आप लोग क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं लेकिन क्वालिटी इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा जितना कि हम ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट से बढ़ाते हैं। तो उसमें हम लोग जितने भी, जैसे हमारे पास फार्म यार्ड मैन्योर है या काऊ डंग है या हमारे पास कंपोस्ट हैं या हमारे पास क्रॉप रेजिड्यूज़ हैं और बायो फर्टिलाइजर्स हैं, इनका इस्तेमाल करेंगे। और जब ज़मीन में 3, 4, 5 साल तक अगर लगातार हम इस तरह का न्यूट्रिएंट, सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली आपकी ज़मीन में फ्लेवर्स, डिफरेंट काइंड के फ्लेवर्स होंगे, और जब उसमें आप क्रॉप उगाएंगे
तो नो डाउट आपका जो क्रॉप का जो प्रोडक्ट होगा वो बहुत टेस्टी होगा, उसमें क्वालिटेटिव जो करेक्टर्स हैं ना वो ज़्यादा होंगे। तो इसलिए इस तरह से आप अगर जैविक खेती करेंगे तो उसमें कोई डाउट नहीं कि आपको अच्छा प्रोडक्शन, अच्छा मतलब दाम मिलेगा। क्योंकि आप अभी देख रहे होंगे मार्केट में कि कोई भी जब आता है खरीदने के लिए तो अगर कहता है कि आपके पास ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक का डेफिनेटली आपका जो प्राइस है वो 5 से लेकर 10 गुना ज़्यादा मिलता है जी। तो अगर किसान भाई पूरे स्टैंडर्ड्स को अगर अपना करके खेती करेंगे तो चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो हमारे पल्सेज हो, चाहे वो हमारे धान्य फसलें हों, इन सब में अगर आप प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके अगर खेती करेंगे तो नो डाउट आपको मार्केट में उसका ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। तो देखिए अच्छा लाभ आपको मिल सकेगा। साथ ही डॉक्टर कपिल आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसे कि जो दर्शक कह रहे थे कि ऐसे में कितना सुरक्षित हम मान सकते हैं जो संरक्षित खेती की जब हम बात कर रहे हैं, और क्या संरक्षित खेती के जरिए जो बाजार मांग है, क्योंकि बेमौसमी सब्जियां लगातार हम देखते हैं बाजार में, क्या उसके जरिए हम बाजार मांग की पूर्ति कर सकते हैं? निश्चित रूप से बाजार मांग की पूर्ति कर सकते हैं। और जहां संरक्षित खेती का सबसे बड़ा जो फायदा होता है वह यही होता है कि बेमौसम में सब्जियां उगाकर अगर बाजार में उपलब्ध करे जाए तो सामान्यतः अगर अपन उदाहरण के तौर पर भी बात करते हैं तो आज की डेट में फूल गोभी या पत्ता गोभी पूरे उत्तर भारत में अगर अपन हिमाचल को और ये लेह लद्दाख को, कश्मीर को छोड़ देते तो 40, 50, 60 रुपए किलो बिक रही है। और यही तो भिंडी आज जो 10-15 रुपए किलो बिकती है, ये सितंबर से लेकर मार्च तक 60-70 रुपए किलो बिकती है। तो 10 गुना ज्यादा अगर अपने को कीमत मिल रही है तो निश्चित रूप से संरक्षित खेती में बेमौसमी खेती करके उनको, किसानों को उसमें खेती करनी चाहिए। पूरे अगर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर सितंबर महीने में तुरई, लौकी, ककड़ी या खीरा इस तरह की कोई भी फसल संरक्षित खेती पोलिया उसमें लगाई जाए तो उसका उत्पादन आएगा अप्रैल तक। और निश्चित रूप से सितंबर, अक्टूबर से लेकर मार्च, अप्रैल तक इन सब्जियों की जो कीमत है वो 50-60 रुपए किलो तक भी बिक सकती है। जी बिल्कुल, काफी अच्छा दाम जो है इनका मिल सकता है। और न सिर्फ हरी सब्जियां बल्कि शिमला मिर्च के अलग अलग रंग जो हैं वो भी संरक्षित खेती में हमें नजर आते हैं। लाल और पीले रंग की जो शिमला मिर्च है उसकी भी अच्छी खासी मांग रहती है, अच्छा भाव मिलता है किसानों को। फिलहाल आनंद प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हैं गोंडा उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नमस्कार सर जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जैविक खेती के अंतर्गत फसल चक्र को अपनाना बहुत आवश्यक होता है, लेकिन जिसका एरिया बहुत छोटा हो वो इस जैविक खेती का लाभ कैसे उठावे? चलिए, जिनके पास क्षेत्रफल या जमीन कम है वो कैसे इसके जरिए लाभ ले सकते हैं डॉक्टर मीना? बिल्कुल नहीं, इनका प्रश्न बहुत वाजिब है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे देश में कम से कम 85 से लेकर 86% जो किसान भाई हैं वो स्मॉल है, मार्जिनल हैं, यानी कि उनके पास जो लैंड का जो रकबा है वो करीब 2 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर के आसपास है। और जोत लगातार छोटी होती जा रही है, तो नो डाउट। लेकिन इसमें साथ साथ एक जो हमारा जो प्रिंसिपल होता है क्रॉप प्रोडक्शन का, वो क्रॉप रोटेशन का, बिल्कुल सही बात है कि क्रॉप रोटेशन आप हमेशा नहीं अपना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़मीन बहुत कम है। अगर ज़्यादा ज़मीन है तो हम लोग चेंज कर सकते हैं क्रॉप्स को, लेकिन अगर आपके पास 1 या 2 खेत हैं और आपके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है तो उसमें हम लोग साल के बाद हम चक्र अपना सकते हैं। यानी कि जरूर नहीं कि आप 1 साल में ही 2 फसल लें। ऐसा हो सकता है कि जैसे आप 1 साल में 1 ही फसल लें, छोटा एरिया है, और अब आने वाले दूसरे साल में उस फसल को चेंज कर दें। तो यानी कि क्रॉप रोटेशन आप साल चेंज कर सकते हैं, ना कि सीजन से सीजन। क्योंकि एरिया कम है तो आपने बिल्कुल उसका एलोकेशन पहले से किया होगा कि किसानों की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से किसान भाई क्या करते हैं कि कुछ एरिया अपने खाने के लिए, यानी कि जो धान्य फसलें हैं या आपकी जो दालें हैं या आपके जो ऑयल सीड्स हैं उसके लिए रखा होता है। कुछ एरिया होता है जो आप वेजिटेबल्स के रखते हैं, कुछ एरिया होता है वो आप फ्रूट्स के लिए रखते हैं। तो ऐसे करके आपने छोटा जो एरिया है उसको अलोकेट कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप कई तरह की क्रॉप एक साथ ले सकते हैं। जी, एक और सवाल हमारे पास आया है यहाँ पे डॉक्टर मीना। महावीर नेगी जी हैं रानीखेत उत्तराखंड से, ये जानना चाह रहे हैं कि जैविक खेती जो है इसके बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, क्या इसमें रसायन का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं किया जाता जी। इसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल किया ही नहीं जाता है, ना कोई सिंथेटिक जो प्रोडक्ट है उसका भी नहीं किया जाता है जी। सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक बेस्ड इसमें इनपुट्स होंगे, चाहे अब आपका सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट हो, चाहे आपका कोई इंसेक्टिसाइड हो, चाहे खरपतवारनाशी हो, वो सभी हमारे ऑर्गेनिक बेस्ड प्रोडक्ट होंगे जी। तो मैंने पहले बताया था आपको कि हमारे पास डिफरेंट तरीके के न्यूट्रिएंट सोर्स होते हैं, जैसे काउडंग हो गया, फार्म यार्ड मैन्योर हो गया, कंपोस्ट हो गया, क्रॉप रेजिड्यू हो गया, बायो फर्टिलाइजर्स हो गया।
ऐसे ही आपका जो इंसेक्टिसाइड है उसमें हमारा नीम ऑयल बहुत अच्छा होता है, और नीम कर्नल सीड एक्सट्रैक्ट जो होता है उसका भी बहुत मात्रा में किसान भाई इस्तेमाल करते हैं, और ये कारगर भी है। इससे बिल्कुल जैविक खेती में जो कीड़े आपके लगते हैं वो बिल्कुल कंट्रोल हो जाते हैं। अच्छा मुकुल जी, मैं आप एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे एक्चुअली कि जैविक खेती में ऑटोमेटिकली ही हानिकारक कीट कम लगते हैं, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है जी। क्योंकि उसमें एक बड़ा फायदा यानी किसान के लिए बहुत फायदा है किसान भाई के लिए अगर जैविक खेती लगातार करेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ हमने केमिकल ज़्यादा इस्तेमाल किया है वहाँ पे हानिकारक कीटों का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिला है जी। और दूसरी बात है कि जब आपका बारिश होता है, जब आपका बहुत हवा चलती है, तो लॉजिंग प्रॉब्लम भी हमने देखा है कि जहाँ हम फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, वहाँ पे हमारी क्रॉप लॉज हो जाती है, इस बार हमने देखा। लेकिन जहाँ हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तो हमारी जो क्रॉप है वो बिल्कुल लॉज कम करती है जी कंपेरेटिवली। तो यानी ये एक बड़ा फायदा। देखिए, जब हम कीटनाशक का उपयोग करते हैं, रसायन का उपयोग करते हैं, तो हमारी जो फसल है उस पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, और जिन कीटों से बचाने के लिए हम कर रहे हैं उन पर उसका कोई असर ही नहीं होता है, यानी हमारी लागत जो है वो बढ़ती रहती है और जो उत्पादन है उस पर फर्क पड़ता है, यानी नुकसान की संभावना रहती है। इसलिए आवश्यक कि जैविक खेती और संरक्षित खेती जैसे जो विकल्प हमारे पास हैं इनको लगातार अपनाया जाए। फिलहाल इस बारे में आगे आपको और भी जानकारी हम देंगे, यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं जैविक खेती और संरक्षित खेती के बारे में। दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं जल्दी से। फिलहाल एक दर्शक हैं जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ भैया जी, आपको आवाज़ मिल रही है राम प्रताप जी? हाँ मिल रही भैया जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हमने ये पूछा, मतलब इस टाइम मतलब जैसे मक्का है, बाजरा है जी, मक्का बाजरा या इसमें कौन सा है, जैसे तिली है जी, इसमें कौन सा सही आपके पास मिल जाएगा आप लोगों के? मतलब जैसे यहाँ कानपुर वो पंचनगर से आया हुआ जो माल मिलता है, यहाँ भटना मिलता नहीं है कहीं किसी के पास डिस्ट्रिक्ट में। जी, बीज के बारे में आप जानकारी लेना चाह रहे हैं, कहाँ से मिल पाएगा? हाँ चलिए बिल्कुल, और वैसे भी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स चल रहा है और किसान जो हैं उसके लिए भी रुचि रखते हैं, तो इसलिए ये सवाल हमारे लिए इसलिए भी अहम हो जाता है। डॉक्टर मीना क्या जानकारी देंगे? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हम लोग इस साल को हम अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज के रूप में मना रहे हैं, पूरा विश्व मना रहा है। तो इसमें क्या है कि हमारे जो मोटे अनाज हैं उनमें आपका ज्वार, बाजरा, रागी, बहुत क्रॉप्स आती हैं जो कि स्वतः ही वो
बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती हैं। और अगर उनको हम जैविक तरीके से करेंगे तो और ज़्यादा पौष्टिक होंगी जी। तो वैसे मुकुल जी क्या है कि हम जो बात करते हैं मोटे अनाज की, अभी तक भारत में और अफ्रीका में ये मोटे अनाज की जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, बहुत ज़्यादा होता है जी। और हमारे देश में स्वतः ही ये ऑर्गेनिक प्रोडक्शन होता ही है इनका। इनमें किसान काफी कम मात्रा में शायद रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सबसे कम मात्रा में किया जाता है। और ये जो मोटे अनाज है ये मतलब इनकी जो क्वालिटी है, इसमें जो प्रोटीन है या और भी दूसरे मिनरल्स हैं जी, वो बहुत ही भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यानी सुझाव के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई जैविक खेती की शुरुआत करना चाह रहा है तो मोटे अनाज की जो फसलें इनका चयन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, करना ही चाहिए। और अगर ये करेंगे तो आपका जो उसमें जो क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी और इसमें जो आपका जो हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होगा। तो किसान भाई का जो मेन प्रश्न ये है कि ये लोग ज्वार, बाजरा, मक्का जो भी फसलें इसमें वो लोग ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं। तो ये ज़रूर बात सही है कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक तो 3 साल का कन्वर्जन पीरियड जो होता है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा क्या होता है, इसमें एक्चुअली सीड की प्रॉब्लम अभी भी है कि हम लोग ऑर्गेनिक सीड कहाँ से लें, क्योंकि अभी तक किसान भाइयों ने जो सीड पैदा किए हैं या, लेकिन जो मोटे अनाज की बात करेंगे तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि काफ़ी किसान भाइयों के पास ऑर्गेनिक सीड है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो जहाँ बहुत कम पानी होता है, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे किसान भाई मोटे अनाज की खेती करते हैं और वो लोग रसायनों का इस्तेमाल कम से कम करते हैं। तो चाहे तो आप जो ये ज्वार, बाजरा, मक्का का जो बीज है आप उन जगह से आप ला सकते हैं, किसानों के यहाँ से ला सकते हैं। क्योंकि जो हमारी जो प्राइवेट एजेंसी है, एक्चुअली ये जो सीड प्रोडक्शन एजेंसी है, ये लोग तो क्या है कि केमिकल फर्टिलाइजर यूज करके ही पैदा करते हैं। लेकिन आपको चाहिए कि आपको ऑर्गेनिक सीड मिलना चाहिए। तो किसान भाइयों के संपर्क में करें, संपर्क में आए, वहाँ से आप सीड ले सकते हैं। एक बार आप सीड चेन में आ जाएंगे, सीड ले लेंगे तो फिर आपके पास ही ऑर्गेनिक सीड पैदा हो जाएगा। जी बिल्कुल। और यहाँ डॉक्टर कपिल एक और सवाल हमारे पास आया है ईमेल पे। रवि हैं महाराष्ट्र से, ये जानना चाह रहे हैं कि पॉली हाउस में कौन कौन सी फसलों की खेती ये कर सकते हैं। डॉक्टर कपिल आवाज मिल रही है? पॉली हाउस में जिन सब्जियों की खेती की जाती है वो पूर्ण रूप से बाजार की मांग पर निर्भर रहती है जी। आप उसमें लहसुन, प्याज से लेकर मक्की कुछ भी उगा सकते हैं। लेकिन जहां पर आर्थिक विश्लेषण देखेंगे तो उसमें खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च या फिर अगर फूल वाली फसलों में जाएं तो इंग्लिश रोजेज हैं, कार्नेशन है, एंथुरियम है, ये कुछ या एक्सोटिक वेजिटेबल में सेलेरी, पार्सले, बेसिल, ये 8-10 तरह की सब्जियां जो है अपने भारतीय उपमहाद्वीप में फायदे का सौदा साबित होती है। उसके अलावा स्ट्रॉबेरी और की जा सकती है। और पॉली हाउस में अगर कुछ भी सब्जी उगाई जाएगी या कोई अन्य फसल भी उगाई जाएगी तो निश्चित रूप से उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी और उसकी पैदावार भी अच्छी होगी। तो यानी बाजार मांग के अनुरूप, देखिए अब जो किसान है थोड़ा सा इस बात को सीख भी रहे हैं, बाजार की पूरी जानकारी रखते हैं, मांग के अनुरूप आगे बढ़े और उसी हिसाब से अपने पॉली हाउस में या जो भी संरक्षित ढांचा आपने लगाया है वहाँ पे आप अलग अलग फसलों की खेती कर सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, भोपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जैविक खेती करना चाहते हैं सर, हम के बारे में जान। जी, जैविक खेती आप करना चाह रहे हैं जी। कौन सी फसल लेना चाहते हैं? जी जयपाल जी, कौन सी फसल की खेती करना चाहते हैं? मक्का की। मक्का की ये जैविक खेती करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। क्या जानकारी देंगे डॉक्टर? हाँ जी, देखिए अगर आप मक्का करेंगे या बाजरा करें या और भी कोई क्रॉप कर सकते हैं तो जैविक खेती के लिए आपको पहली बात तो यह है कि अभी तक रसायन आपने यूज किया होगा जिस खेत में, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा और 3 साल का पीरियड आपको बिल्कुल कन्वर्जन पीरियड के रूप में देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप एक हमारा NCOF जो हमारा जो इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाजियाबाद में, इनके यहाँ संपर्क में आना पड़ेगा। फिर आपको वो PGS का एक ग्रीन लोगो आपको देंगे जी। उसमें वैसे पिंक कलर का उसमें लोगो होता है लेकिन उसको बोलते हैं PGS ग्रीन जी। उसके बाद होता है PGS ऑर्गेनिक। तो 3 साल के लिए आपको वो एक लोगो देंगे, उसका नाम है PGS ग्रीन। यानी जो 3 साल का एक काल होगा वहाँ पे आपको पहला अलग लोगो मिलेगा और उसके बाद जब पूर्ण रूप से आपकी जो ऑर्गेनिक हो जाएगा पर हाँ, तो आप उनके संपर्क में आएंगे तो आपको ट्रेनिंग भी देंगे वो और वो आपको लोगो भी देंगे। तो 3 साल तक आप उसमें इस्तेमाल ना करें केमिकल और फिर बाद में करना ही नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको और चीज़ करनी है, जैसे हरी खाद भी आप डाल सकते हैं, आप फार्म यार्ड मेनू डाल सकते हैं। डॉक्टर मीना, एक और सवाल इसी से संबंधित हमारे पास आया धर्मेंद्र पवार जी का। वो जानना चाह रहे हैं कि जैविक खेती के लिए जो मिट्टी की जांच है वो कैसे हम कर सकते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि जो हमारी मृदा है वो अब पूरी तरीके से जैविक रूप हो चुकी है या उससे पहले किस तरह की जाँच हमें करानी होगी? देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि जैविक खेती के लिए हमें मृदा की जाँच तो करानी पड़ती है।
तो उसमें हमको ये पता लग जाएगा एक्चुअली कि हमारी जो मृदा है उसमें केमिकल के सोर्स और न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से आए हुए हैं, कब कब आए हुए हैं। इसलिए तो हम बता रहे हैं आपको 3 साल का जो पीरियड होता है कन्वर्जरी पीरियड, तो हम उसमें ये मानते हैं कि अगर 3 साल से आपने कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया है तो वो आपका जो मृदा है वो लगभग न्यूट्रल की तरफ जाएगी, यानी कि उस पर केमिकल का असर लगभग नॉर्मल हो जाएगा जी। तो इसलिए हम लोग जो मिट्टी की जांच कराते हैं उसमें 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ये होता है कि हमारे उसमें पोषक तत्वों की स्थिति क्या है, जैसे हम लोग केमिकल देते हैं ना वैसे हम लोग ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट देंगे उसमें। तो आपका जो जैविक खेती करेंगे तो आपको जो न्यूट्रिएंट्स हैं यानी कि पोषक तत्व देने पड़ेंगे, लेकिन जैसे आपका यूरिया आप देते हैं तो यूरिया में क्या है कि 46% आपकी नाइट्रोजन होती है, लेकिन हम लोग अगर बात करते हैं फार्म यार्ड मैन्योर की यानी कि गोबर की खाद हम डालेंगे तो उसमें नाइट्रोजन का कंटेंट कम होता है, इसलिए हमको उसकी क्वांटिटी ज़्यादा डालनी पड़ेगी। तो टेस्ट बेस पे हमको बिल्कुल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट डालने पड़ेंगे, चाहे वो आपका गोबर की खाद हो या कंपोस्ट हो या मतलब क्रॉप रेजिड्यू यानी कि जो फसल अवशेष आपने डाले हैं उसको देखना पड़ेगा, बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया कि नहीं किया है जी। तो और दूसरी बात है कि आपकी जो सोइल का जो पीएच है, पीएच मान है वो कितना है, क्योंकि पीएच मान पे डिपेंड करती है आपकी क्रॉप कौन सी लगेगी। तो इतना देखिए जानकारी आपको ज़रूर रखनी होगी, सावधानी भी आपको अपनानी होगी। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं जम्मू से, सुभाष जी हमारे साथ जुड़े हैं फ़ोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका सुभाष जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सुभाष जी आवाज़ मिल रही है आपको हमारी? हाँ सर, हाँ जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी सर, देखो जो जैविक खेती है ना बगैर खाद के, जैसे कि सब्जी तैयार करनी है कोई भी फसल, तो उसमें हमें अंग्रेजी खाद नहीं डालनी है जी। तो उसमें हमें तो फिर देसी खाद बनाने के लिए जानवर ज्यादा पालना पड़ेगा, मवेशी ज्यादा पालना पड़ेगा, जिससे हम जो अपनी खाद बना सकेंगे देसी खाद जी। तो हाँ, तो आप मैं जानकारी चाहता था आपसे कि जैसे कि हमारे पिताजी बोलते थे कि जो अंग्रेजी खाद से जमीन खराब हो जाती है, तो सही बात है। आज वही सवाल नजर आ रहा है कि अंग्रेजी खाद से जो है जमीन खराब हो जाती है, तो देसी खाद बनाने के लिए हमें जानवर ज्यादा पालना पड़ेंगे सर जी। ये देखिए इनका सवाल ये है कि जब हम लागत की बात कर रहे हैं कि हमारा जो रासायनिक खाद है उसमें किसान की लागत जाती है, लेकिन अगर हमें देसी खाद की आवश्यकता है, हमें गोबर की आवश्यकता है, तो वहाँ भी शायद एक जो छोटा किसान है जो उसके पास ज़रूरी नहीं कि उतनी संख्या में जो पशु हों वो हों, तो क्या वहाँ भी उनको इजाफा करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी लागत सीधे तौर पर जुड़ी होती है एक पशु के साथ भी? बिल्कुल मुकुल जी, नहीं वैसे तो देखिए अगर आप पशु रखते हैं तो अच्छी बात है। कोई भी किसान छोटा किसान होगा, मार्जिनल होगा या स्मॉल फार्मर होगा, उनके पास अगर 1 या 2 अगर एनिमल भी हैं तो वो काफ़ी सफिशिएंट होते हैं। तो लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा फार्म यार्ड मैन्यूर डालें, गोबर खाद डालें। उसके पास आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, और भी विकल्प आपके पास रखे हुए हैं। उसमें जैसे हरी खाद की बात कर रहा था मैं आपको कि आप हर 3-4 साल में एक बार हरी खाद ज़रूर मतलब लगा दें, तो उसमें ढैंचा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसमें ढैंचा लगा सकते हैं और ढैंचा 2 महीने के अंदर 2-2.5 महीने के अंदर तैयार हो जाता है, तो आप उसको फिर बाद में मिट्टी में मिला सकते हैं। और फिर आपका जो किचन वेस्ट है या कोई और भी वेस्ट है, आपका जो क्रॉप रेजिड्यू यानी कि जो फसल अवशेष है जो किसान भाई जलाते हैं, उसको न जला करके और उसको आप कंपोस्ट बना सकते हैं। और आजकल हमारे पास तो बायोडिकम्पोजर भी आ गए हैं, तो आपका जो फसल का जो ऐसा रेजिड्यू जो आपके एनिमल्स भी नहीं खाते उसको हम लोग कंपोस्ट के रूप में बना करके और बायो डिकम्पोजर यूज करके उसको हम 1-2 महीने के अंदर उसकी खाद बना सकते हैं। तो वो भी एक मतलब एक तरह से ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट ही होगा, और जरूर नहीं कि आप हमेशा एनिमल रख के ही गोबर खाद डालें, उसके ऑप्शंस हैं। और इस वजह से एक मिशन मोड हमने भी देखा था सरकार की तरफ से चलाया गया था, खेत का अवशेष खेत में, जिसके जरिए आपकी जो तमाम ये आवश्यकताएं हैं मृदा की उनकी पूर्ति हो सके। साथ ही यहाँ डॉक्टर कपिल आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि अलग अलग जो हमारे पास विकल्प हैं, फिर चाहे फलों की बात करें, सब्जियों की बात की जाए, फूलों की बात की जाए, लेकिन क्या इनके लिए जो किस्में हैं वो किसान को अलग लेनी पड़ती हैं संरक्षित खेती के लिए, या आम किस्म जो कि एक खुले खेत में लगाता है किसान उनको ही इसमें लगाया जा सकता है? नहीं, पॉली हाउस में जो किस्में लगाई जाती है खीरा की या टमाटर की या शिमला मिर्च की, ये खुले खेत वाली किस्मों से बिल्कुल भिन्न होती है। और जहाँ पर खीरा की बात की जा रही है उसमें तो कुछ बीज रहित किस्में पार्थेनोकार्पिक जो वेराइटीज हैं
वो अभी लगभग भारत में इंपोर्ट की जाती है। यहाँ पर हालांकि पंतनगर से 2 वैरायटीज निकली हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई है। जहाँ टमाटर की बात आती है तो पॉली हाउस में जो टमाटर उगाया जाता है वो एक तरह से बेल वाला टमाटर होता है, जिसमें पौधे की लंबाई 15 फीट तक हो जाती है और पौधे का जो जीवन काल है वो 8 महीने तक का होता है। जबकि अपने खुले खेत में जो टमाटर की खेती करते हैं उसमें पौधे की हाइट 3, 4 या हद 5 फीट तक होती है और पौधा 4 महीने का उसका एक जीवन काल होता है। तो पॉली हाउस वाली जो किस्में हैं वो बिल्कुल भिन्न होती है। तो किसान से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर कई किसानों ने इस प्रकार की एक आम गलती सी कर दी थी कि भाई हम बीज जो बाहर लगाते वही हमने पॉली हाउस में लगा दिए। क्योंकि खीरा में जो अपने देसी जो बीज वाला खीरा होता है उसमें चाहे हाइब्रिड भी लेंगे तो उसमें फल लगने के लिए परागण की आवश्यकता होती है और संरक्षित खेती में कीट अंदर नहीं जा सकता और अधिकांश सब्जियों में जो परागण है वो कीटों द्वारा होता है। तो उसमें ऐसी किस्में चाहिए जिसमें परागण की आवश्यकता नहीं हो और या फिर वो स्वपरागित प्रकार की हो। तो पॉली हाउस में उगाई जाने वाली किस्में पूर्णतया भिन्न है। चाहे वो शिमला मिर्च की बात करें, रेड या येलो, या टमाटर की बात करें, वो इनडिटर्मिनेट वैरायटीज जो आती है टमाटर की वो उगाई जाती है। खीरा में अगर बात करें तो पार्थोनकार्पिक वैरायटीज उगाई जाती है। हाँ, इसका पूरा ध्यान चलिए, इस बात का ख्याल हमारे जो किसान उनको रखना होगा। अलग जो किस्में हैं उनकी जानकारी आप लें और फिर उसको जो वैज्ञानिक कहते हैं उस ढंग से आप ले सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, ब्रिजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायगढ़ राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत आपका ब्रिजेश जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो जी सर। जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना ब्रिजेश जी। जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि जैविक खेती के लिए पंजीयन कराना पड़ता है क्या? जैविक खेती के लिए पंजीकरण कराना पड़ता है, नहीं शायद प्रमाणीकरण जो है उसके बारे में और जानकारी ये चाह रहे हैं। मैं चाहूँगा आप और जानकारी दें। हाँ बिल्कुल, ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा है कि जब भी आप जैविक खेती करेंगे तो उसकी जो प्रमाणीकरण तो होना चाहिए ना। कौन मानेगा आपकी बात को कि आपका जैविक पदार्थ है या जैविक खेती आप कर रहे हैं जी। क्योंकि उसमें मैंने बताया कि इसमें जैविक जो ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी है। आपको कुछ गाइडलाइंस दी जाएगी कि उसके अकॉर्डिंग आप खेती करेंगे, यानी कि आपके खेत का पानी कैसा है, मिट्टी कैसी है, हवा कैसी है, आसपास में कौन किसान क्या उगा रहा है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि उसमें केमिकल का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करेंगे जी। और रही बात सर्टिफिकेशन की, सर्टिफिकेशन लेना बहुत ज़रूरी है और सर्टिफिकेशन भी 2 तरह का होता है। एक तो PGS सिस्टम होता है जो बता रहा था कि एनसीओएफ के यहाँ मिलता है जी, हमारा इंस्टीट्यूट देता है, और तीसरा होता है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन। उसमें नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन होता है, वो हमारा एपीडा उसको देखता है। हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें एपीडा एजेंसी है वो इसको देखती है और वो एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सर्टिफिकेशन आपको चाहिए और जो PGS वाला सर्टिफिकेशन है वो डोमेस्टिक के लिए यानी कि विद इन कंट्री आपको वो काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट आपको बाहर भेजना है तो आप बिल्कुल NPOP का सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, उत्पाद की विश्वसनीयता जो है वो उससे बनती है कि आपने प्रमाणीकरण कराया है या नहीं। ना सिर्फ अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें उनके मानक अलग हैं, घरेलू बाजार में भी हैं जिनके मानक हैं, उनका ख्याल आपको रखना होगा, तभी अच्छा लाभ इसके जरिए आपको मिल सकेगा। फिलहाल हेलो किसान में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे जैविक खेती और संरक्षित खेती के बारे में और विस्तार से। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर PGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ,
अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं संरक्षित खेती और जैविक खेती के बारे में, और दर्शक भी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल डॉक्टर कपिल का ये रुख कर लेते हैं। डॉक्टर कपिल, जानना चाहेंगे आपसे, संरक्षित खेती की जब हम बात करते हैं, क्योंकि बेमौसमी सब्जियां इसके ज़रिए हम लेते हैं, तो क्या किसी भी समय में जो हमारे किसान हैं अगर वो चाहते हैं तो संरक्षित खेती अपना सकते हैं, कभी भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं, या कोई समय इसके लिए भी हम मान के चल सकते हैं कि ये एक निर्धारित है? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। संरक्षित खेती में जो बेमौसमी सब्जियां की जा रही है, बेसिकली एक बात किसान भाइयों को हमेशा ध्यान रखनी है कि गर्मी के मौसम की जो सब्जियां हैं उनकी साल भर खेती संरक्षित खेती में की जा सकती है। गर्मी के मौसम का मतलब टमाटर हो गया, मिर्ची, शिमला मिर्ची, या तरबूज, खरबूज, लौकी, तुरई, ककड़ी, करेला, ये सब्जियां साल भर की जा सकती है। लेकिन अगर कोई किसान भी सोचे कि नहीं, हम उत्तर भारत में मई जून के महीने में मटर की खेती करेंगे, तो वो थोड़ा सा एक कॉस्टली हो जाता है। तो संरक्षित खेती का मतलब आप सर्दी के जो 4 महीने हैं उसमें आप गर्म मौसम की सब्जियों को उगा सकते हैं, और गर्मी के जो 3-4 महीने जो रहते हैं अप्रैल से लेकर मई जून तक, उसमें जो बहुत ज्यादा 48 डिग्री 42 डिग्री तक तापमान हो जाता है, अपेक्षित आर्द्रता जहां 15% तक आ जाती है, ऐसे मौसम में खुले में खेती करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर तीसरे चौथे दिन उनको पानी पिलाना है और लू से बचाना है। तो इस प्रकार से गर्मी की सब्जियों को साल भर पॉली हाउस में उगा सकते हैं। और अगर सर्दी वाली सब्जियां लगानी है, चाहे वो विदेशी सब्जियां हो, जुकुनी या सेलेरी, पार्सले, बेसिल, इस प्रकार की जो सब्जियां हैं उनको साल भर उगाया जा सकता है। उसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं, लीफी वेजिटेबल्स को किया जा सकता है। और जहाँ इसमें सेलेरी के बारे में एक और भी बताना, सेलेरी और जुकुनी खास करके इनको जुलाई के समय लगाएंगे तो ये जब वापस मई और जून की गर्मी आएगी उससे पहले ये फसलें खत्म हो जाएगी। जो नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस है, जिनपे केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो अनुदान देती है, वो प्राकृतिक ये पॉली हाउस होते हैं, उसमें कूलिंग करने का कोई प्रोविजन नहीं होता है, कोई कूलर या इस तरह का कूलिंग पैड, एग्जॉस्ट फैन नहीं होते हैं। तो अप्रैल और मई वाले जो 2 महीने हैं, इसमें उसमें तापमान हो सकता है कि पॉली हाउस के अंदर 50 डिग्री या 52 डिग्री तक चला जाए। तो प्रयास ये करना चाहिए कि अगर लीफी वेजिटेबल्स लगा रखी हैं, जो विदेशी सब्जियां हैं, तो मार्च से पहले खत्म हो जाए और फिर जून के बाद उनको वापस शुरुआत की जाए, ताकि वो नुकसान से बचा जा सके। यानी तापमान या तो आप नियंत्रित कर सकें, अगर इस तरह की सुविधाएं आपके पॉली हाउस में नहीं है तो आपके पास और भी विकल्प हैं। आप थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं, जून जुलाई से आप इसकी फिर से शुरुआत कर सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर कपिल देव जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद जी। और साथ ही यहाँ डॉक्टर मीना लगातार आपकी हमें जानकारी दे रहे हैं। दर्शक और हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, हरी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं उदयपुर राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत आपका हरी सिंह जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो जी हरी सिंह जी। हेलो हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं अपना। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं ये अंग्रेजी खाद बिल्कुल काम नहीं लेना चाहता हूँ जी। तो ये प्राकृतिक खाद से फसल तैयार करना चाहता हूँ, तो ये कितने साल बाद सही प्रोडक्शन करेगा? चलिए, बिल्कुल, कितने साल बाद जो उत्पादन है वो अच्छा मिल पाएगा? नहीं, प्रश्न अच्छा है आपका, क्योंकि कई बार किसान भाई हमसे पूछते हैं कि हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं और करते भी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि 2-3 साल हमारी जो आमदनी उत्पादकता है जो कम होती है। ये फैक्ट है कि जब हम जैविक खेती करना शुरू करेंगे तो पहली साल में आपका जो प्रोडक्शन होगा वो इतना नहीं होगा जितना कि आप पहले से रासायनिक खेती करते थे जी। लेकिन 3 साल के बाद या 4 साल के बाद आपका जो प्रोडक्शन का लेवल है ना वो बिल्कुल बढ़ेगा। कि हमारे कई एक्सपेरिमेंट हमने किए हैं, तो उसमें ऑर्गेनिक जो प्रोडक्शन है
वो 3 साल के बाद यानी चौथे साल से आपका जो प्रोडक्शन लेवल है वो बढ़ता जाता है और 7-8 साल बाद आप देखेंगे कि आपका जो लेवल है जो पहले हम करते थे रासायनिक खेती उसके इक्विवेलेंट वो हो जाता है। तो शुरू में आपको डेफिनेटली थोड़ा सा लॉस हो सकता है क्योंकि एकदम आपका जो क्योंकि हमारी जो ज्यादातर क्रॉप पहले से ही देखिए आपको ये जो धारणा है ये आप बिल्कुल ना रख के चलें कि आपको नुकसान होगा। ये एक पद्धति है जो धीरे धीरे आपको अच्छा लाभ देगी। ईमेल के जरिए कुछ सवाल आए थे, जल्दी से लेते हैं। सचिन जी का सवाल आया है जम्मू कश्मीर से, नौशेरा से। ये जानना चाह रहे हैं कि मक्का के लिए जो बीज है वो इनको कहाँ से मिल सकता है? हाँ, देखिए मक्का का बीज अगर जैविक खेती करना चाहते हैं जी तो उसके लिए मतलब कई हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं। वैसे उनके नज़दीक पड़ेगा हमारा लुधियाना का इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च जी। तो लुधियाना में भी कुछ ट्रायल्स ऑर्गेनिक ट्रायल लगा रखी हैं, तो वो चाहें तो लुधियाना में संपर्क कर सकते हैं जी। और एमपी में भी कुछ हमारी जो एजेंसियां हैं यानी कि हमारे जो IRA के कुछ फार्मर्स, अडोप्टेड फार्मर्स हैं, वो लोग भी कुछ सीड पैदा करते हैं, तो चाहे तो किसान भाई वहाँ जाके भी संपर्क करके भी बीज आप प्राप्त कर सकते हैं। मीना जी, एक और सवाल है तरुण जी का उत्तर प्रदेश से। ये जानना चाह रहे हैं कि जो हमारी जो उत्पादन आता है कैसे उसको हम सर्टिफाइड मान सकते हैं? क्या उसकी जो सैम्पलिंग उसकी होती है, चेक किया जाता है? कैसे ये सुनिश्चित हो सकता है कि ये ऑर्गेनिक है? एक्चुअली देखो मुकुल जी, हमारे इंडिया में अभी प्रोडक्ट का कोई सर्टिफिकेशन इस तरह का नहीं है। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो बिकता है उसको हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं कह सकते, लेकिन जो प्रोसेसिंग है, हमारा जो कल्टीवेशन पैकेज है, प्रैक्टिसेज है, उसको हम ऑर्गेनिक कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं मोटा मोटा तरीका इसका क्या होता है। एक्चुअली जब हम सोचते हैं कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है या नहीं है तो वो तो जांच का विषय होता है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो होंगे उसमें ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा। जी, चलिए, बिल्कुल ये एक प्रमुख बात जिसका ख्याल हमें रखना होगा। और भी कई आपके सवाल हैं, लगातार उनको हम शामिल करते हैं, लेकिन फिलहाल आज यहाँ डॉक्टर एस एल मीणा जी आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो जाना आपने विस्तार से जैविक खेती के बारे में भी, साथ ही संरक्षित खेती के बारे में। अब चलिए हमारे जो कल के विषय रहेंगे उसके बारे में आपको जानकारी दे दें, जिससे पहले से ही आप अपना सवाल जो है वो तैयार कर सकें, हमें ईमेल कर सकें। हमारे कल के विषय रहेंगे प्राकृतिक खेती और साथ ही बात होगी गर्मियों में पत्तेदार सब्जियों की खेती को लेकर। इसके साथ ही आपको बता दें, आप अपना सवाल सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com, ये मेल ID, इस पर अपना आप सवाल लिखकर छोड़ सकते हैं। और साथ ही सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल, यहाँ भी अपना सवाल आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। साथ ही अपने सवाल को आप दर्ज करा सकते हैं DD किसान कॉल सेंटर पर 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक लाइन्स खुली हैं, इस पर भी आप दर्ज करा सकते हैं। और ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं DD किसान चैनल के YouTube चैनल पर। इस QR कोड को स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी हेलो किसान के माध्यम से ले सकेंगे। फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।